बीजेपी अब आकर के अपने पावर को गलत जगहों पे इस्तेमाल करने लगी है। और ये तो कंफर्म है 99% की बीजेपी ही आएगी। तो अगर ये मोदी जी को 75 साल से ज़्यादा भी दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में देश एग्री होगा इसके लिए। राहुल गांधी को मौका मिलेगा तो ये बेस्ट होंगे। क्या संविधान के आगू में योगी जी सबसे बड़े हैं? क्या संविधान से बड़े योगी जी है? पाकिस्तान का जो झंडा फहराते हैं वो बिल्कुल जाए यहाँ से, किराया देंगे उन्हें, जो झंडा फहराते हैं वो जाए। नमस्कार, लाइव 24 के खास कार्यक्रम मजमा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं गौरव झा, सहयोग कर रहे हैं कैमरे पर आर्यन। और बात होगी आज इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 9 साल के कार्यकाल की। साथ ही सवाल पूछा जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर कि जब 2024 में लोकसभा चुनाव आएगा तो उस दौरान भारत के लोग कौन सी पार्टी को अपना समर्थन देंगे, या फिर ऐसा भी कह सकते हैं कि किस पार्टी की नीति भारत के लोगों को ज्यादा बेहतर लग रही है। विपक्ष की जो स्थिति है इस पर भी सवाल पूछा जाएगा। साथ ही पक्ष जो है उसकी कामयाबी और उसकी विफलता पर भी सवाल पूछे जाएंगे। इस समय हम मौजूद हैं नोएडा के सेक्टर 62 में, लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं। नाम बता दीजिए। मुर्तजा नाम है मेरा। मुर्तजा, क्या करते हैं आप? मैं जर्नलिज्म का स्टूडेंट हूँ। ठीक है, कैसा रहा मोदी जी का कार्यकाल? मोदी जी का कार्यकाल अच्छा था। 9 साल बीत चुके हैं, बहुत प्रोग्रेस हो रही है देश में। जैसे हिंदू मुस्लिम जितना मोहब्बत थे सारे ख़त्म हो रहे हैं, इसी तरह के विकास हो रहे हैं। और ठीक है, आपको लगता है ये प्रोग्रेस है देश का? हाँ, देश में तो बहुत सारे विकास हुए हैं। जैसे भाजपा सरकार ने बहुत सारे डिजिटलाइजेशन को लेकर, महिलाओं को लेकर, बिजली, बहुत सारे सड़क जो अभी तक नहीं बने थे, 9 साल में काफ़ी प्रोग्रेस दिख रहा है भाजपा सरकार में। ठीक है, कामयाबी आपने बता दी, विफलताएं क्या रही? विफलताएं क्या होगी, हर सरकार में की विफलताएं होती है और सबकी सफलताएं होती है, लेकिन जो प्रोग्रेस ये दिखा गया 9 साल में वो आज तक नहीं देखा गया था कांग्रेस की सरकार में। ठीक है, 2024 में जब लोकसभा चुनाव आएगा तो क्या मुद्दों पर लड़ा जा सकता है? वही अभी देश में वही महंगाई चल रही है, बेरोजगारी चल रही है, यही मुद्दा होगा और इसी पे लोग चुनाव लड़ेंगे। और इसी को देखते हुए लेकिन भाजपा को फिर से लाना होगा ताकि ये सारे मुद्दों को ख़त्म कर सके। ठीक है, 2024 के लोकसभा चुनाव में भाजपा का आना फिर से जरूरी है? नहीं। किस लिए? चूंकि 2024 के जो लोकसभा चुनाव है उसके आने के समय भाजपा कुछ न कुछ, जब चुनाव आती है भाजपा कुछ न कुछ आपस में ही सामाजिक जो सौंदर्य होता है वो कहीं ना कहीं बिगाड़ने की काम करती है। अच्छा, इसलिए ऐसा नहीं हम लोग ये नहीं चाहते हैं कि फिर से चुनाव हो तो ऐसी परिस्थिति ना आए कि जो आपसी जो सौंदर्य है लोगों के बीच बना हुआ वो बिगड़े। ठीक है, भाजपा जो है वो आपसी सौंदर्य को खराब करती है। तो क्वेश्चन नहीं समझे आप। भाजपा आपसी सद्भाव को हिंदू मुस्लिम करते हुए उसे खराब कर देती। हाँ, आपको क्या आरोप है? बिल्कुल सही आरोप है, क्योंकि जब आप बात करते हो 2014 से लेकर अभी तक, अगर 2014 से पहले का अगर गवर्नमेंट का डाटा देखो आप उठाकर भारत गवर्नमेंट के, तो उससे पहले जो नफरत थी और अभी जो युवा के अंदर नफरत है, चाहे वो सोशल मीडिया के थ्रू हो या नेता के भाषण के थ्रू हो, खास करके जो भाषण को दिखाया जाता है या नेता के थ्रू जो बोला जाता है, तो ये ऑफकोर्स रिलीजियस भाषण जो है वो अगर नहीं करके अगर देश के मुद्दा के तौर पे अगर बात करते तो शायद नफरत नहीं फैलता। लेकिन हर नेता के अंदर एक आ गया है, पता नहीं क्यों, वोट बैंकिंग, ऑफकोर्स जो कास्ट के बेस पे या रिलीजियस के बेस पे वोट बैंकिंग बनाने के लिए वो ऐसा भाषण देते हैं। ठीक है, भाजपा अगर नफरत ही फैलाती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास इतना विशाल समूह क्यों है, कार्यकर्ताओं की इतनी फौज क्यों है, और 2024 के लोकसभा चुनाव में सबसे मजबूत पार्टी क्यों देखी जा रही है? देखिए, कहने के लिए तो कोई भी कहता है कि मैं सबसे मजबूत हूँ। अब हालांकि पीछे जो कुछ भी रहा हो उसको कहीं ना कहीं लोग जो 70 साल कांग्रेस को मतलब झेल नहीं पाए, मतलब झेल रहे थे, यानी कांग्रेस के काम से खुश नहीं थे, इसलिए उन्होंने भाजपा को मौका दिया। किंतु जब बार बार भाजपा की रवैया वही है तो कहने के लिए कोई भी कहता है कि मैं आपसे मजबूत हूँ। मजबूती जब पता तब चलती है जब मैदान में उतरा जाए। कोई भी पहलवान जब एक दूसरे में जो आपस में जो टक्कर होती है तो उसमें मुकाबले से पहले सब कहती है कि आपस में मैं मजबूत हूँ तो मैं मजबूत हूँ, लेकिन असलियत तब पता चलती है जब मैदान में उतरा जाए। तो कहीं ना कहीं कि जो मजबूती की जो बात है वो कहीं ना कहीं चुनाव आने दीजिए, सब चुनाव के जो परिणाम आएंगे उस पर आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, बात पहलवान पर आई है। क्या पहलवान वाला जो मुद्दा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए 2024 के चुनाव में इम्पैक्ट डालेगा? थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो डालेगा ही,
क्यों? इसलिए क्योंकि जब पोक्सो एक्ट का ये एक्ट लगा तो उस पर कुछ करना चाहिए, क्योंकि वो हमारे देश के लिए गर्व की बात है। वो गंगा में बहाने मेडल जा रहे थे और भी बहुत सारी चीज़ें हुई है। और वो विनेश फोगाटी, साक्षी मलिक या बजरंग पुनिया, वो मतलब एक छोटे इंसान या छोटे खिलाड़ी नहीं है, मतलब देश के मतलब नामचीन लोग हैं। तो वो अगर कुछ ऐसे कर रहे हैं तो कुछ तो बात होगी, अगर पूरी सच्चाई नहीं तो कुछ तो होगी ऐसी। खैर, पर अगर 2024 की बात करें तो बीजेपी जितनी अभी विशाल है उतनी उनके बराबरी कोई पार्टी नहीं है। और ये तो कंफर्म है 99% की बीजेपी ही आएगी। ठीक है, आपको भी ऐसा लगता है? जी ऐसा लगता है, बट मैं चाहती नहीं हूँ कि ऐसा हो, क्योंकि 2 बार उनको मौका मिल चुका है। तो अब कोई और नई पार्टी का मतलब आना ज़रूरी है, क्योंकि इनको जो करना था ये वो कर चुके हैं। तो नई पार्टी कौन सी आ सकती है? कोई भी जो आ जाए। आपके अकॉर्डिंग भारत में कौन सी राजनीतिक पार्टी बीजेपी से ज़्यादा अच्छी है? आम जनता पार्टी। आम आदमी पार्टी की बात। हाँ वही। आपको भी लगता है? नहीं, ऐसा नहीं है, हम कोई पार्टिकुलर पार्टी का नाम नहीं ले सकते हैं, क्योंकि मौका मिलेगा तो वो चाहे वो आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस हो। जैसे राहुल गांधी एक ऐसा नेता है जिसको कभी मौका नहीं मिला। जय श्री राम। तो राहुल गांधी को मौका नहीं मिला देश के लिए कुछ करने का। तो मुझे लगता है अभी जो करंट सिचुएशन है, राहुल गांधी को मौका मिलेगा तो ये बेस्ट होंगे तो राहुल गांधी की तो संसदीय भी खारिज हो चुकी है और अगले 3 साल तक वो चुनाव के किसी भी प्लेटफॉर्म पर नजर नहीं आ पाएंगे। तो ये तो विपक्ष के लिए बड़ा झटका है। कोई बात नहीं, एक फेस वैल्यू भी मैटर करता है। अगर वो विपक्ष नहीं होते तो इतना ज़्यादा उनके स्टेटमेंट को लेकर विवाद नहीं करती भारतीय जनता पार्टी कि वो अमेरिका में क्या बोल रहे हैं, फलाना जगह क्या बोल रहे हैं। तो विपक्ष का कहीं ना कहीं चेहरा वही है। ठीक है, माइंड ये तो सबको पता है, चाहे वो है नहीं। वो 2019 में शायद भाषण कोई दिए थे जो किसी मोदी कम्युनिटी को लेकर के, हालांकि ऐसा कोई कम्युनिटी नहीं होता है, पर वो सर नेम को लेकर जो स्टेटमेंट दिए थे उस पर उसका खारिज किया। ऐसे बहुत सारे स्टेटमेंट है नेता के, लेकिन वही बात है ना, जिसके हाथ में सत्ता है उसी का अब हिटलर की तरह चलाना है। तुम जैसे चलाना। क्या बीजेपी पावर का दुरुपयोग कर रही है? देखिए, कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि बीजेपी अब आकर के अपने पावर को गलत जगहों पे इस्तेमाल करने लगी है। जैसे कि मैं बार बार आपको एक चीज़ बोल रहा हूँ कि मतलब आपसी सौंदर्य बिगाड़ने की काम कर रही है। दूसरी बात कि जो बीजेपी गवर्नमेंट है वो पावर में आने के बाद वो कहीं ना कहीं अडानी और अंबानी पे ध्यान दे रहा है। कांग्रेस भी तो वही करती थी भैया, कांग्रेस भी तो वही करती थी। कहाँ आप बताइए, आप बताइए 2014 के पहले कितने एयरपोर्ट थे भारत में? 74। अब कितने 9 सालों में बने हैं? 74। पेंशन योजना जो कि पहले अगर आपके खाते में अगर 10 रुपये डाला जा रहा था 2014 से पहले, तो आपके पहुँचते 5 रुपये हो जा रहा था, लेकिन अब 10 के 10 से पहुँचता है। समझे? ये हुआ, ऐसा फेरबदल हुआ है? देखिए, ऐसा फेरबदल हुआ है। ऐसा फेरबदल समझ गया। घर चलेगा, विकास नहीं होगा तो मंदिर से घर चलेगा। बेरोजगारी दर देख रहे हैं, बेरोजगारी दर देख रहे हैं, देश में बेरोजगारी दर देख रहे हैं। क्या नहीं है, क्या है? 2 करोड़ युवाओं को बोले थे ना, 2 करोड़ युवाओं को बोले थे ना मोदी जी रोजगार देने के लिए। आज रोजगार दर देख रहे हैं। ठीक है, आपसे एक सवाल है, आपसे एक सवाल है। सवाल ये है कि 200 रुपए अगर दिहाड़ी पर कोई व्यक्ति मजदूरी करता है तो क्या उसे रोजगार मान लिया जाए? खाली बैठने से तो अच्छा ही है। तो क्या उसे रोजगार मान लिया? खाली बैठने से सवाल ये है कि हमें 200 रुपये तो मिल रहा है। सवाल ये है कि क्या उसे रोजगार मान लिया जाए? बिल्कुल मानेंगे, बिल्कुल मानेंगे, क्यों नहीं मानेंगे? इनके मुताबिक फिर तब रोजगार होगा। नहीं, आपके मुताबिक सारे लोग पकौड़े तले। पढ़िएगा तभी ना तलिएगा। पढ़िएगा, पकौड़े तलने के लिए कोई पढ़ेगा? MBBA किए हुए सब कोई पकौड़ा तलेगा, चाय बेचेगा, अब उसी को ऐसा भी तो हो सकता है। अरे ऐसा भी तो हो सकता है कि वो MBA करने नाम के लिए गए हैं, उनके पास नॉलेज ही नहीं है, तो वो कैसे करेंगे? ठीक है। तो आपने कहा कि 200 रुपए की जो बात होती है वो रोजगार की बात होती है। मैं आपसे जानना चाहूंगा, 200 रुपए कमाना रोजगार है या जीविका है? एक बात बताइए, 200 रुपए में आपका चल जाएगा सुबह से शाम तक का खर्च? अगर मान लीजिए किसी के पास परिवार में 4 सदस्य हैं, 4 लोगों का लालन पालन होगा सुबह से शाम तक का, तो उसका खर्च नहीं मेंटेन हो पाएगा, तो क्या उसको सरकार रोजगार कहेगी? जीविका तो भाई साहब चल ही नहीं पाएगी, तो उसको आप रोजगार कैसे कह सकते हैं? MBA किए हुए व्यक्ति है, उसको पढ़ाई में लगता है 16 से 17 लाख रुपए बचपन से, और 200 रुपए के अगर पर डे के दिहाड़ी पे वो काम करे, तो क्या उसको आप रोजगार कहिएगा? देश का विकास कहिएगा? तो MBA वाले को कौन कहता है कि भाई तुम पकौड़े की दुकान खोलो? 370 हटवा दिए, मानते हैं कि अच्छा काम है, लेकिन कहीं ना कहीं देश आगे तरक्की करेगा। कहीं ना कहीं तो इसके लिए तो सरकार एक मिनट एक करके बात। कहीं ना कहीं जो आप कह रहे हैं कि MBA वाले को कौन बोलता है कि सर पकौड़े तलो, तो कहीं ना कहीं इसके लिए तो सरकार ही जिम्मेदार है, क्योंकि रोजगार मिल नहीं रही है, सरकार रोजगार दे नहीं रही, तो युवा जाएंगे कहाँ?
ठीक है, सरकार सच में रोजगार दे रही है सर? हाँ, बिल्कुल नहीं दे रही है। 16-17 लाख इंजीनियर पर साल निकलते हैं। अगर एज ए इंजीनियर अगर मैं मुझसे पूछे तो, बट उसमें से लगभग 2% है जिनको अच्छा खासा जॉब मिलता है जी। मतलब 16-17 लाख में से। तो वो बाकी के जो 98% है वो तो ऐसे ही बेल्ले पड़े हुए हैं या कुछ अपना फील्ड चेंज कर रहे हो, नहीं तो टीचिंग में जा रहे हो। अगर आज आपके बिहार में टीचिंग वाले अगर आप देखो उठाकर तो उसमें से 50% ऐसे लोग हैं जो बीटेक करके टीचिंग में जा रहे हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं तो रोजगार इधर नहीं है, तब तो वो फील्ड चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो आप बताएं, लगता है आपको कि भारत में एक परिवर्तन की जरूरत है? हाँ, बहुत सारी ज़रूरत है। जैसे कि अभी महिला की सुरक्षा को लेके है, सुरक्षा को लेके बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं। और जाति धर्म को लेके भी है कि धर्म की चीज़ें बढ़ गई है। बाकी अगर रोज़गार भी मिल रहे हैं और ऐसा नहीं है, बहुत सारी विकास भी हुई है, बहुत सारी चीज़ें हुई है। बस मेरी जो सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पे सुरक्षा को लेके, गर्ल सेफ्टी को लेके। आप देखे होंगे थोड़े दिन पहले मध्य प्रदेश में एक केस आया था जहाँ पे ये हुआ था कि जो छोटे कास्ट के लोग थे उन्हें घोड़ी पे चढ़ के शादी नहीं करने दिया जा रहा था। तो ये चीज़ है कि सुरक्षा को आप थोड़ा सा बढ़ाइए। अभी मुंबई में थोड़े दिन पहले ही हुआ है ये घटना। तो कानून थोड़े से सख्त होना चाहिए ताकि ये चीजें हो सके कि हर इंसान खुल के बोल सके, हर इंसान अपने। ठीक है, चाचा क्या लग रहा है मोदी जी का जो कार्यकाल रहा है 9 साल का? 70 साल पे हावी हो। हाँ, जो 9 साल में जितना इन्होंने किया है, हाँ। मैं डिफेंस से आता हूँ, डिफेंस सेक्टर में इतना 70 साल में नहीं हुआ जो 9 साल में हुआ। आज हम जो है वर्ल्ड की चौथी पावर बन चुके हैं और कोई भी देश अगर हमारे प्रति कुछ गलत रखेगा तो वो हिम्मत नहीं करेगा आज के दिन। ये सिर्फ मोदी का या विदेश मंत्री जयशंकर का ही वो है। और रही कानून व्यवस्था की तो मेरे ख्याल में यूपी से अच्छा, इतना बड़ा प्रदेश है, वो तो होंगे ही 2-4, लेकिन जो उसने कंट्रोल किया कभी देखा ऐसा कहीं? देखा था? ठीक है, यहाँ रोज चेन छिनती थी हमारे यहाँ पे, अब सुना कभी यहाँ पे? ठीक है। अब ऐसे में एक और सवाल है, 2024 में चुनाव होना है। बीजेपी ने अपना खुद का मैनिफेस्टो बनाया कि 75 साल से जो अधिक के लोग होंगे वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। नरेंद्र मोदी की समय सीमा लगभग कंप्लीट होती जा रही है। तो ऐसे में नरेंद्र मोदी के बाद बीजेपी का फेस कौन है? नहीं, फेस नेचुरली योगी होंगे, बट अभी अगर मोदी जी अच्छा काम कर रहे हैं तो जैसे रिटायर्ड होता है तो उसको भी एक्सटेंशन देते हैं 1-2 साल का। अगर मोदी जी को भी दे दिया जाए, अभी हर तरह से सक्षम है, वो फिजिकल भी फिट है, मेंटली भी फिट है, बाकी दूसरी पार्टी में तो नहीं है ना कोई ऐसा। तो अगर ये मोदी जी को 75 साल से ज़्यादा भी दे दिया जाए तो मेरे ख्याल में देश एग्री होगा इसके लिए। लोग इस सरकार पर सवाल उठाते हैं कि ये सरकार धर्म और मजहब के नाम पर लोगों का बंटवारा करती है। नहीं, बंटवारा कहाँ करती है? अभी उत्तराखंड का ले लो, जब उत्तराखंड आज़ाद हुआ था 1.5% थे वहाँ पे मुस्लिम, आज 18% हो गए। तो मजहब ये तो कंट्रोल कर रहे हैं, ये तो जो चीज़ बढ़ रही है उसे कंट्रोल कर रहे हैं। ये तो जो ये वो चल रहा है, जैसे रोहिंग्या बसा लिए, उनका कौन सपोर्ट करता है? क्यों बसाए दें? हमारे यहाँ वैसे ही बेरोजगारी बते रही है, क्यों बसाए दें? ठीक है, तो वो मजहब पे ले गए उसको, अगर वो उनको भगाएंगे तो मजहब पे आ गया। कितने इनकाउंटर हुए? अगर अतीक का इनकाउंटर हो गया तो मजहब पे आ गया, बाकी का इनकाउंटर हो रहा है उसमें मजहब नहीं आता। लेकिन चाचा मान लीजिए पुलिस प्रशासन के रहते हुए उसके बावजूद भी किसी व्यक्ति का इनकाउंटर हो जाता है तो ये पुलिस के कार्य प्रणाली पे सवाल नहीं खड़ा करते हैं? सरकार बॉर्डर पे इतनी फोर्स लगी रहती है फिर भी आतंकवादी घुस जाते हैं, तो क्या करें? हमारी फौज बेकार है? उसके लिए न्यायालय है ना, न्यायालय है ना, न्यायालय है ना। न्यायालय में लगते 30 साल, न्यायालय में 30 साल लग रहे, कोई इंतजार नहीं करता आज के दिन। चाचा तो इसका मतलब ये है कि जो भी आतंकी है चाहे जो भी अगर बदमाश है उनको डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए, डायरेक्ट इनकाउंटर किया जाए। आतंकी को तो सरियाम गोली मारनी चाहिए। आतंकी को जो अगर मान लीजिए थोड़े छोटे मोटे अगर मुठभेड़ में अगर कोई होता उसको डायरेक्ट गोली मार जाए, कोर्ट कचहरी की कोई आवश्यकता ही नहीं है, पुलिस ही सर्वसर्वा है फिर देश में। अभी सुन यही ना, आपने कश्मीर गए हो कभी? डिफेंस पे पत्थर पड़ते थे, आप कोई मार के दिखा दो ना। तो चाचा डिफेंस नहीं, वो क्यों हुआ है? वो क्यों हुआ? अरे सुन तो ले, वो क्यों हुआ है? क्योंकि अब पकड़ के ठोकती है मिलिट्री, पहले नहीं था वो। अभी मुठभेड़ नहीं हो रही है यहाँ, अभी मुठभेड़ नहीं हो रही है। पिछले 9 सालों का डेटा है, 13,948 वहाँ के आतंकवादियों को मार गिराया गया है एनकाउंटर में। इतना बड़ा हादसा जब पुलवामा हुआ उसके अगले दिन क्या हुआ? सत्यपाल मलिक जब बयान देने वाले थे तो उसके पद मिल जाए, अभी पद मिल जाएगा, अभी मोदी के पैर से छुए छोड़ दो। हाँ, वो सत्यपाल मलिक रहने दो, ये पद पार्टी छोड़ी है सत्यपाल मलिक ने,
कांग्रेस में था, राष्ट्रीय जनता में था, इसमें अजीत सिंह की पार्टी में था, समाजवादी में था, बीजेपी में। बयान क्यों नहीं आई? किसके? वो पद से उतार दिया तो स्पीच देने लगा। उन्होंने स्पष्ट कहा कि हमने जब कहा था कि सेना को ये वो कौन होता है कहने वाला? वो कौन होता है? वो कौन होता है कहने वाला? राज्यपाल थे उस समय। हाँ, राज्यपाल वो दे देगा, जहाज ले जाओ। सरकार इसका जवाब देना कि फिर 42 जवान नहीं, वो कौन होगा? वो सरकार शहीद कैसे हुए ये जवाब सुने उसके बाद ये गवर्नर का काम नहीं है कि जहाज कहीं से मांग ले। अगर एयरफोर्स का जहाज जाएगा तो राष्ट्रपति ये चाचा कई सारी ऐसी चीजें हुई है जो मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। मैं आपसे ये कह रहा ठीक है, एक मिनट साथ मैं आपसे ये कह रहा कि इस सरकार पर भी कई आरोप लगे हैं, जैसे पहलवान वाला मुद्दा उठा लीजिए, ब्रजभूषण शरण सिंह को लेकर के, किसानों वाली बात उठा लीजिए, CA NRC की बात कर लीजिए। इसके अलावा कई और चीजें घटी है पिछले 2 सालों में जिसने सरकार पर दाग लगा। देखो कोई भी ऐसी चीज है अगर इतने बड़े लेवल से आता, जांच चल रही है और हो सकता है 2-4 दिन में, मैं आज भी न्यूज सुन के आया हूँ, वो रिपोर्ट लगा देंगे। इनकी चार्जशीट लगते ही दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा उसमें। भाई अगर उसमें एक जांच तो बैठनी है ही ना। ऐसे तो आप भी मुझको कह दोगे मैंने ये किया, मैं आपको कह दूंगा, तो जांच तो होनी चाहिए ना। उनकी FIR की डिमांड थी, FIR हो गई, अब जो भी निष्कर्ष होकर निकलेगा। हम भी साथ है पहलवानों के, लेकिन हम ऐसा भी ना कि यहाँ राजनीति हो रही है, उसमें भी तो राजनीति हो रही है, रोज पढ़ रहे हैं पेपर में। तो अभी पानी दूध का दूध पानी, अगर वो गलत है तो झेलेगा। कुलदीप सेंगर नहीं आज जेल काट रहा, इस सरकार ने कोई छोड़ा नहीं है। मोदी सरकार ने जिसने जो किया, चाहे देर से किया चाहे अबेर से किया, सब अंदर है। ठीक है। आपको क्या लगता है सर 24 का चुनाव? हाँ जी बता रहे हैं, मुझे बात कर लो। अच्छा जी, अच्छा ठीक है। हाँ बताएं, अभी आप कुछ कह रहे थे, बताएं। नहीं, हम ये बोल रहे थे कि अंकल ने बताया कि हम डिफेंस से आते हैं, बैकग्राउंड आपका डिफेंस रहा है, तो डिफेंस में इनको बेहतर पता होगा कि कानून कितना ज़्यादा टफ होता है, मतलब कितना ज़्यादा फॉलो करना पड़ता है। बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस होते हैं, बहुत सारे रूल्स होते हैं जो फॉलो करना होता है। तो मानते हैं कि बहुत जो भी मतलब गुंडा है इस देश में, चाहे वो आती कमत हो या कोई हो, उसका मतलब होना चाहिए जो भी उसका प्रॉपर इलाज इनकाउंटर है। सुनो, एक मिनट, मेरा सवाल ये है कि आप लॉ एंड ऑर्डर को आप हाथ में ले लिए, ऑर्डर ले लोगे, हम पे पत्थर मारोगे और हमने ठोक दिया तो हम पे वो कानून बताओगे। इतना पुलिस के रहते हुए और वो भी पुलिस इनकाउंटर नहीं किया, बदमाश उसने गोली मारा। इतना बॉर्डर पे हमारे वो इनकाउंटर 10 लाख फौज लगी हुई है हमारे, फिर भी पाकिस्तान से वो आतंकवादी आते हैं। क्या हमारी फौज खराब है? नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर नहीं तो वो मैं नहीं कह रहा हूँ कि पुलिस के रहते हुए इनकाउंटर नहीं हुआ, वो मर्डर है। वो भी तो आ जाते हैं, हो जाता है। उन्होंने इतना गुंडा पाल ही रखा है, वो दूसरे इतने लोगों को मारे, उन पे इतनी FIR थी, अब उन्होंने पाल रखा है गुंडा को, आप क्या करोगे? आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, हम तो पहले ही कहा नहीं, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे ले सकते हो? किसके ले लिया उन्होंने? ले लिया, पुलिस ने मारा है, ले लिया। वही तो बोल रहे हैं, वही चीज है। पुलिस अब डिफेंस नहीं कर पा रहा है, अपने डिफेंस नहीं कर पा रहा, पुलिस रह के इनकाउंटर करवा रहा है, ऊपर से देख रहा है सबके पास है, अरेस्ट तक वहाँ पर नहीं हुआ। पुलिस ने जानबूझ के बोल रहे हैं बॉर्डर पर उतनी, अरे कर तो दिया वो जेल में। सुनो, अरे इधर देख, इधर वो जेल चले गए ना, जिसने मारा। आतंकवादी रह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हैं कि देश में भी आतंकवादी है? पुलिस के सामने आप गोली से मार दे रहे हो, कोर्ट में जा, कोर्ट अंकल सुनिए, आपने कहा छीन रहे हैं, ये जबरदस्ती उठा के और आतंकवादी का कानून है कि नहीं देश में? तो क्या तो पुलिस के सामने पत्रकार बन के गोली मार देंगे, कोर्ट में जाकर वकील बनकर गोली मार देंगे? ऐसा थोड़ी होता है। अगर आपके हिसाब से एनकाउंटर ठीक है तो मॉब लिंचिंग भी ठीक है। जहां पुलिस अदालत की ये जरूरत को नहीं समझ रही है, वहां जनता पुलिस के जरूरत को नहीं समझ रही है। सही बात, ऐसा थोड़ी होता है। देश में लॉ एंड ऑर्डर है, कानून होगा। ऐसा आप कह रहे कि देश के बाहर आतंकवादी, आपने कहा देश के बाहर आतंकवादी को गोली मारे, देश के अंदर आतंकवादी थोड़ी है। पत्थर मारे, ऐसे चूतर पीटे उनके, सब ठीक हो गए। वो कानून अपने हाथ में लिया ना। मतलब कभी-कभी ऐसा ऑर्डर नहीं दिया ना, मतलब कभी-कभी ऐसा लगता है कि कुछ कठोर चीजें होनी चाहिए। मैं बता रहा हूँ तुझे, प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। तो पढ़ी पढ़ाई आ रहा होगा, मैं तो प्रैक्टिकल बता रहा हूँ। ऐसा लट बजाया है, एक भी ना आता आगे। कोई देखा अभी कोई पत्थर सुना के पत्थर पड़ रहे हैं? नहीं तो अगर कोई छुट्टी काट के भी जाता तो पत्थर मारते थे। और अतीक उस पर 60 केस लगे हुए हैं, उसकी सपोर्ट कर रहे हो। मैं कहूँ उसको तो आप नहीं कर रहे, आप गलत सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। आप सपोर्ट नहीं, कानून का सपोर्ट करना जरूरी है। वो जेल चला गया, कानून ने काम किया अपना, कानून ने काम कर तो दिया, वो जेल चले गए। सवाल तो उठेगा ना लॉ एंड ऑर्डर पर, आप कैसी बात कर रहे हैं? सवाल हो जाता है, ये तो अब घर में भी हो जाता है। हमारे घर में ताला लगा रहता है, घर में रहता है, फिर भी चोरी हो जाती है।
चोरी हो जाती, लेकिन वो पहली बार नहीं थी, ऐसा नहीं है पहली बार था, वो पहली बार नहीं था, दूसरी बार कोर्ट में वकील बनकर भी अभी आपने सुना होगा आगे भी होंगे और होंगे। तो फिर तो इसका मतलब ये आपको कानून से कोई मतलब नहीं है, फिर आपको कानून से कोई मतलब नहीं है। देखो आपको योगी का सीधा सिद्धांत है, जो जिस भाषा में समझे उस भाषा में समझाओ। ठीक है, जो जिस भाषा में समझे वो उसे उस भाषा में समझाना चाहिए आपको। नहीं तो ये तो संविधान नहीं मान रहे हैं आप। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो देश है, ये जो राज्य है, वो संविधान के हिसाब से चलेंगे या योगी जी के हिसाब से चलेंगे? क्या संविधान के आगू में योगी जी सबसे बड़े हैं? क्या संविधान से बड़े योगी जी है? मैं सीधा इनसे मैं आपको एक मिनट, तो मैं आपको एक जवाब दे रहा हूँ। अगर ये देश संविधान से नहीं चल रहा होता तो अतीक अहमद इतने लंबे टाइम तक हवालात के पीछे जेल में बंदी की तरह क्यों रहते भाई? ये पहले भी तो किया जाता ये संविधान ही तो था जी। रात को बोल दिया वहाँ से मोबाइल पर तलाक 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 है, वो बैठ गई। फिर पता आपको क्या होता है? क्या था वो? ये संविधान था हमारा देश का। क्या संविधान की दुआई देते हो यार? अभी संविधान बना है, अब कोई तलाक बोल के दिखा दो। संविधान ऐसा होता है। ठीक है, तो ये ठीक है जी। मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे जिस भाषा में मानेगा उस भाषा में ही बना उसको। ठीक है बिल्कुल ठीक है अंकल, आप एक चीज सुनते जैसे मैं ये कह रहा हूँ कि अभी थोड़ा कुछ दिन पहले सबको याद होगा, आई थिंक प्रियंका रेड्डी का हैदराबाद वाला केस जो रेप हुआ था, उनको बॉडी को जला, बहुत शर्मनाक जो हुआ था, उसमें इनकाउंटर हुआ था, 4 को ने कर दिया था इनकाउंटर। उस समय पूरे देश में बात हो रहा था उस पुलिस ऑफिसर को कि इनकाउंटर मैन, इनकाउंटर स्पेशलिस्ट आ गया ये, और उसको जब सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में जब लथार लगाया, उसको जब सस्पेंड कर दिया, उस समय फिर क्यों नहीं मीडिया बोला कि उस समय अच्छा किया? वो इनकाउंटर फर्जी क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट ने क्यों 2022 में बोल दिया कि इनकाउंटर फर्जी है? अब बोलने तो उनका काम है। क्यों? तो आप मतलब आप अपने लॉ एंड ऑर्डर पे सुप्रीम कोर्ट का वैल्यू नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का वैल्यू नहीं है। लोग जो कर दे, पुलिस जो कर दे वो वैल्यू है, सरकार जो करवा दे वो वैल्यू है। काम है वो, तुम्हारा हमारा थोड़ी है। भाई पुलिस ने वो गलत मारे, अगर गलत करेंगे तो जेल जाए, उसका वैल्यू नहीं है। किसका? सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस प्रशासन पर लथार लगाया, उसका वैल्यू नहीं है। सरकार ने जो करवा दिया लॉ एंड ऑर्डर से, उसका वैल्यू है। ऐसा कभी नहीं तो सुप्रीम कोर्ट ने बोल तो दिया गलत किया। हाँ तो गलत किया, आगे से नहीं करेगा। ये कोई बात हो जाए, वो फिर यही तो होता है। सुप्रीम कोर्ट अगर टीचर होता, हमने कोई गलत सवाल कर दिया तो समझा के बताता है आगे से ऐसे करना, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा? फांसी दे देगा। वही तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट का ये हक है फांसी देने का किसी को। इसका हाँ, ये बाकी कोर्ट बेकार है। मेन सुप्रीम कोर्ट है क्या है? तो सुप्रीम कोर्ट कह दिया ना ऐसे फर्जी इनकाउंटर मत करो, नहीं कर रहे। ठीक है, क्या फर्जी एनकाउंटर हो रहा है बीजेपी का? ये सी बातें हो ही रहे हैं। कैसे? पुष्पेंद्र यादव का फर्जी एनकाउंटर हुआ झांसी में, वो कौन सा असली एनकाउंटर था बताइए आप? और बहुत से हुए फर्जी एनकाउंटर जो पुलिस के कस्टडी में एनकाउंटर, कस्टोडियल डेथ कितनी ज्यादा हो रही है आज के, आप रिकॉर्ड निकालें, सबसे ज्यादा कस्टोडियल डेथ बीजेपी गवर्नमेंट में हो रही है। ठीक है जी, जो तारिक अहमद ने जो मारे थे वो फर्जी थे। आप गुंडों की बात करें, अतीक अहमद मरा, सही मरा, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर धनंजय, आप टॉप 10 की सूची निकाले, चाहे जिस पार्टी का, उसको सबको मारिए ना आप। अगर अरे अतीक अहमद में पहुंच गए, ये वही आएंगे गवर्नमेंट के, और कुछ नहीं बोलेंगे। अभी जीवा सुन, अरे सुन लेना पहले, अरे सुन लेना, अरे एक करके बात करते हैं। आप इनकी सुनिए। 4 दिन पहले जीवा का इनकाउंटर हुआ, 4 दिन पहले जीवा का इनकाउंटर हुआ है, उसमें बोले तो कुछ अतीक यादव उसके लिए नहीं बोलेंगे। अरे पुलिस उसमें ही हो रहा क्या? अतीक यादव जिसने करा वो गया जेल में। अतीक जो हो मतलब यादव हो, चाहे कोई हो, चाहे वो जेल में जाए। ठीक है, ये सवाल पूछ रहे हैं आपके जवाब पर कि तारिक अहमद ने जो किया वो क्या था? तारिक अहमद कौन है भाई? अतीक अहमद बोलो ना। अतीक अहमद जो किया गलत किया, उसके मैं सपोर्ट में नहीं कि उसका एनकाउंटर क्यों हुआ, बट मैं ये कह रहा कि जितने भी दूसरी सरकार आए अरेस्ट कर दे उसको, जिंदा रखना चाहिए, वो मुर्दा रखना चाहिए, वो ऐसो का तो ऐसा ही होना चाहिए भाई, ऐसो का ऐसा ही होना चाहिए। लेकिन फिर जितने भी टॉप 10 क्रिमिनल है ना, उनकी भी सूची बनाओ। अगर कानून इक्वल है तो सबके लिए होना चाहिए ना इक्वल। अगर आप अजय सिंह को देख लो, अभी तक वो बाहर घूम रहा है, ब्रजभूषण शरण सिंह, कोई एक्शन नहीं हो रहा उसके ऊपर, तो ये क्या है? अरे सुन लेना भी, उसके अपोजिशन में चला गया, उसके भाई के किसी ने गाड़ी ओवरटेक कर दी थी, उसने माफी भी मांग ली, फिर भी उसका मर्डर करा इसके भाई ने। अरे तो उसको छोड़ दीजिए आप, ये बांगरमऊ से विधायक थे कुलदीप सिंह सेंगर, उस लड़की का रेप करके उसका पूरा परिवार खत्म कर दिया, उन पे क्या हुआ? आज भी जेल के बाहर घूम रहे हैं। आप कुलदीप सिंह सेंगर पे क्या कहेंगे बताइए? आप जेल काट रहा, कौन कह रहा है जेल काट रहा? क्या आप पता रखते हो भाई? घर घूम रहा, कैसी बातें करते हो आप? कुलदीप सेंगर, कुछ पड़ता है? अरे मैं मेरा घर है वहीं, मेरा घर भी वहीं है।
कुलदीप सेंगर जेल में और 20 साल की सजा भी मिल गई उसे। अरे भाई कुलदीप सेंगर जेल में ना, ठीक है, पता। हाँ ठीक कह रहे हैं चाचा, बताइए। एक जो लीडर होती है ना, लीडर में क्वालिटी होना चाहिए, साम दाम दंड भेद, ये चारों से लड़ा जाएगा, ठीक है। और अगर जिसने अतीक अहमद के जो उन्होंने लिया कानून को हाथ में, उसे वो कानून, अगर कानून को अपने हाथ में वो 4 बंदे 3 बंदे ने लिया तो उसे तो मिल रही है ना, कानून उसे दे रहा है ना सजा। और ब्रिजभूषण पे आप कह रहे थे तो उसका वेट तो कर लीजिए। आप इतने देर संविधान कह रहे हैं, कानून कह रहे हैं, तो थोड़ा इंतजार तो करो, कानून का तो आएगा ना कि क्या जवाब आ रहा है। सबसे बड़ा बात यह है कि सबसे शर्मनाक चीज इस देश में यह है कि देश में कोई सही बात हो जाता है, प्रधानमंत्री एक लफ्ज नहीं बोलता है। प्रधानमंत्री को बोलना चाहिए, कोई भी अगर धरना पे बैठा हुआ है तो एटलीस्ट आप देश के सेकंड नंबर पे नागरिकता है, राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री का वैल्यू, तो एटलीस्ट आगे कुछ तो बोलो कि 3 महीना से लोग बैठा हुआ है। आज तक अतीक अहमद पर रो रहे हो, जो दिल्ली में लड़की का मर्डर हुआ, रोया है कोई अभी तक? कौन आपके कमर से रो रहा है? कौन रो रहा है? आप ये आप कैसे ब्लेम कर रहे हो कि रो रहा है? चीज पे चल रही है फिर बोला भी तुमने अभी तक? मोदी के केजरीवाल के लिए क्या बोला? केजरीवाल के लिए क्या बोला? केजरीवाल के लिए किसी ने क्या बोला अभी तक? मुद्दा ये है, एक मिनट मैं क्लियर करते मुद्दा ये है कि बीजेपी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। मुद्दा ये है, किसके अंतर्गत आती है? केंद्र सरकार के अंतर्गत आती है। केंद्र सरकार के अंदर आखिरकार दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? और आखिरकार दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? मैं आपसे पूछ, नहीं दिल्ली पुलिस कर क्या रही थी? दिल्ली किसी और कम्युनिटी के साथ होता है तो केजरीवाल, राहुल गांधी, आजाद सिंह कैसे पहुंच जाते हैं वहां पे? साक्षी मर्डर, सरदा मर्डर। अरे मेरे को ये तो बता दे, मेरे को एक चीज तो बता। बीजेपी नाकामी तो है। सुन भी लो, चिल्लाया जा रहा। जितनी दूसरी कम्युनिटी के जो आज तक जो रेप हुए हैं उसमें गांधी, राहुल गांधी, केजरीवाल, ये सारे के सारे कैसे पहुंच जाते हैं? अभी तक क्यों नहीं पहुंचा साक्षी के घर कोई भी? पहुंचा अभी तक कोई? किस वाले केस में पहुंचे सब बताइए। सब पहुंचे। हाथरस का बता दो, हाथरस का क्या किस वाले केस में? तो मेरा बात 1 मिनट सुनिए। जब लॉ एंड ऑर्डर दिल्ली का होम मिनिस्टर के हाथ में है, होम मिनिस्टर के हाथ में, केजरीवाल तो बोलता है कि लॉ एंड ऑर्डर हमको दे दीजिए, फिर देखिए। अच्छा, अभी यहाँ अखलाक का मर्डर हुआ था, इसमें दादरी का पता, दादरी अखलाक का पता है? दादरी सुनो, पंजाब में जो है थाना बंद कर लिया था उन्होंने, तब क्यों लोग पाया? कितना दिन के बाद अरेस्ट कितना दिन में किया? वो छोड़ो, बकवास मत करो फालतू की। अरे छोड़ो, बना रहे बेवकूफ, आ जाते वहां से। अगर देश से नफरत तो चले जाओ, ठीक है कहाँ चले जाओ? ये सर्टिफिकेट आप देंगे हमको? ये आप देंगे सर्टिफिकेट? होगी यार तुम्हारी, ले ले। हमें लेने की जरूरत है, ले ले। आपको सिखाया जाता है, यही माइंड वॉश किया जाता है कि आप गवर्नमेंट के अगर खिलाफ चले जाओ तो पाकिस्तान चले जाओ, वहाँ चले, यही वहाँ माइंड वॉश आपको किया जाता है। आपने कहा हाथरस, अभी हाथरस, सुनिए मैं पाकिस्तान का जो झंडा फहराते हैं वो बिल्कुल जाए यहाँ से, किराया देंगे उन्हें। जो झंडा फहराते हो जाए, किराया देंगे। वो जायज है, लेकिन ये मतलब कि जय हिंद नहीं बोल सकते हो ना? जय हिंद क्यों नहीं बोलेंगे? क्या लॉजिक है, क्यों नहीं बोलेंगे? अरे सुन एक बात बोल, अभी बात हो रही थी, जो पाकिस्तान, अपने मुंह से बोल, जो पाकिस्तान का झंडा फहराते हो पाकिस्तान जाए, बोल। आप बिल्कुल जाए, पाकिस्तान जाए, जो बिल्कुल बोल तो रहा हूँ मैं, जो पाकिस्तान जाए, पाकिस्तान का झंडा फहराते हुए पाकिस्तान जाए, क्यों नहीं जाए? हाँ बिल्कुल। अभी हाथरस के बाद इन्होंने, अभी हाथरस सुनिए भैया, सुनिए, हाथरस जो पाकिस्तान का झंडा उठाए वो बिल्कुल चले जाए, किराया भी देंगे, गाड़ी में बॉर्डर पर पहुंचाएंगे। ठीक है। अब ये है सवाल ये है कि मोदी जी के अगेंस्ट में ऐसा कौन सा फेस है जो 2024 के लोकसभा में चुनाव लड़ सकता है? उसके सारे एक तरफ हो जाओ, फिर भी फालतू बैठेगा। ठीक है, आपके भाई सही बात कह रहे हैं, ताऊ सही कह रहे हैं। उसकी टक्कर में कोई भी नहीं है उसकी टक्कर में। सब मजे ले रहे हैं, बस अपने सब अपने रोटी सेक रहे हैं, उससे कोई मजा नहीं मिलने वाला। आना मोदी है। आपको क्या लगता है मोदी जी की टक्कर में कौन है 2024 में? कौन सा ऐसा फेस है? हमारे पास तो नहीं है कोई, हम तुम ढूंढो आप करो ना यार, किसको कर सकते हो? तुम्हारे पास कौन है? कौन सा ऐसा फेस है भाई मोदी जी के अगेंस्ट? मोदी जी के अगेंस्ट अभी कोई फेस ही नहीं आया अभी तक कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही नहीं रहा। पता ही नहीं चल रहा है कि कौन जीतेगा। बीजेपी ने कम से कम मोदी जी का फेस तो रख दिया। कांग्रेस का कुछ पता ही नहीं है, खुद लड़ रहे हैं लोग कि हम बनेंगे तो हम बनेंगे, बस। विपक्ष के पास कोई फेस नहीं है क्या भाई? क्या चीज? 2024 का चुनाव में विपक्ष के पास कोई फेस नहीं है क्या? भाई देख के जाएगी, मुश्किल है मोदी आवे अगर।
मोदी तो मुश्किल ही है, अगर आ गए तो मोदी का आना मुश्किल है। मुश्किल है आपके। अच्छा क्यों? वो धंधे बूढ़ लो भाई खड़े। ये मुश्किल इसलिए है क्योंकि वो धर्म जाति के नाम पर ही उनका वोट बैंक है। उसके मेजोरिटी के ऊपर इस तरह माइंड वॉश किया जाता है कि उनको सिर्फ धर्म के नाम पर ही कौन सी पार्टी धर्म और मजहब को लेकर नहीं चलती? वही तो बात। अब देखिए कभी बात हर पार्टी का अलग अलग जो सामने होता है। हाँ बिल्कुल, मैं बता रहा हूँ, जब बिल्कुल क्लियर कर रहा हूँ। देखिए यही बात है जब आप किसी के ऊपर एकदम से धर्म का ये लगा देंगे, दिमाग में भर देंगे कि सिर्फ धर्म ही है, धर्म ही सर्वोपरि है, तो इस तरह का हाल हो जाता है उनका। तो यही सवाल है ना, पार्टी ऐसी कौन सी है? पार्टी ना, भारत की राजनीति तो ऐसे ही होती आ रही है। नहीं होना चाहिए, वही तो बात है, नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? तो निष्पक्ष आपका नजर में क्या है? निष्पक्ष? देखिए ये देश की जनता तय करेगी 2024 में कि निष्पक्ष कौन है। देश की जनता तय करेगी 24 में। ठीक है, आपको क्या लगता है? बिल्कुल, मुझे सिंपल सी बात है, मुझे लगता है कि 24 में किसी भी हर हाल में मोदी को तो नहीं आना चाहिए, एटलीस्ट बीजेपी को नहीं आना चाहिए। ठीक है, बीजेपी नहीं आना चाहिए। देखिए मेरे हिसाब से जो बीजेपी 21 से 15-16 पे आ गई है, तो कहीं ना कहीं जो राहुल गांधी की जो सदस्यता गई है। दूसरी बात, जिससे राहुल गांधी ने भारत